नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सबकी नजरें हैं कि किस तरीके से इस बार का चुनाव संपन्न होगा या फिर आगे बढ़ेगा। राजनीतिक दल, उनकी नीतियां, उनके गठबंधन और उनकी रणनीति, इस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन आज बात चुनाव आयोग के इस बार के कुछ ऐसे नए कदमों की समझेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में कि इस बार 2014 से कितना अलग है चुनाव आयोग का कार्यक्रम, उसकी तैयारियां, कुछ ऐसे नए उपाय या कदम जो इस बार वोटर को ज्यादा सहूलियत देंगे और अलग अलग राज्यों में उनकी कितनी जरूरत है, जमीन पर उसे उतारने में किस तरीके की दिक्कत या तैयारियां और उसका असर। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम। साफ सुथरे चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कई बड़े और नए कदमों का ऐलान किया है। चुनाव में इस बार करीब 10,35,928 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि 2014 के चुनाव में पोलिंग स्टेशन की संख्या 9,28,000 के करीब थी। अनुमान है कि करीब 90 करोड़ मतदाता इस बार मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने हर वोटर के लिए वोटर वेरिफिकेबल पेपर यानी कि वीवीपैट की सुविधा देने का ऐलान किया है और ऐसा भारतीय चुनाव इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि सभी सीटों पर इसे अमल में लाया जाएगा। और इसके अलावा आयोग ने ईवीएम से जुड़ी आशंकाओं को दूर करते हुए मशीनों को जिला मुख्यालय से बूथ तक पहुंचाने के लिए उसे मतगणना केंद्र तक ले जाने के दौरान वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट एक ऐसा स्वतंत्र सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगा होता है। जब आप वोट डालते हैं तो इससे एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची से आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आपका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके नाम का बटन आपने दबाया। 2019 के चुनाव में वीवीपैट सिस्टम को हर ईवीएम के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस बार ईवीएम में पार्टी के चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार के नाम के साथ उम्मीदवार का फोटो भी होगा। चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल और ट्रांसफर पर कड़ी निगरानी रखने का इंतजाम किया है। इस प्रक्रिया के हर चरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित राजनीतिक पार्टियों को भी शामिल किया गया है। ईवीएम और वीवीपैट के किसी भी मूवमेंट पर ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम से नजर रखी जाएगी। केवल कंटेनर वाले ट्रकों में ही इन मशीनों को लाया ले जाया जाएगा, वो भी उन्हें सील बंद करने के बाद। इन ट्रकों पर जीपीएस से निगाह रखी जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के स्थानांतरण के बारे में राजनीतिक पार्टियों को पहले से सूचित कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इन मशीनों की जांच कई चरणों में होगी और इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। पहली जांच के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को चलाकर देखा जाएगा और खराब मशीनों को अलग कर दिया जाएगा। इनका चुनाव में प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद सभी मशीनों से मॉक पोल किया जाएगा। सभी वीवीपैट मशीनों में 96 वोटों की पर्ची निकालकर उनकी जांच की जाएगी। तीसरे चरण में उम्मीदवारों का नाम निश्चित होने से पहले भी वोट डालकर मशीनों की जांच की जाएगी। चौथा चरण तब होगा जब उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा। अब उम्मीदवारों का नाम डालकर फिर से मशीनों की जांच की जाएगी। इसके बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक सील बंद कमरे में कड़ी सुरक्षा के साथ रख दिया जाएगा। जांच की इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मतगणना के दिन किसी भी लोकसभा या विधानसभा के किसी चुनाव क्षेत्र के एक पोलिंग स्टेशन से ईवीएम के नतीजों और वीवीपैट की पर्चियों को मिलाकर देखना जरूरी बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान स्टूडियो में अक्षय राउत हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन में आप रहे हैं 2009 से 2014 के बीच में, आपका स्वागत है। और टी आर कक्कर साहब हैं, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप दोनों का स्वागत है। और शुरुआत में अक्षय साहब आपसे कि जिस तरीके से जो
माहौल बन रहा था और एक बड़ी मांग थी कि वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जब साफ कर दिया है कि पहली बार देश के सभी बूथ पर वीवीपैट हर मशीन पर उसके लगाया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं इस कदम को, और इसे अमल में लाने के लिए यानी कि प्रैक्टिकल तौर पर किस तरीके के चैलेंजेस भी हैं? हाँ, इलेक्शन जो पूरा एक्सरसाइज होता है, और ये मैं कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि पूरा दुनिया भारत के इलेक्शन को देखता है, क्योंकि चाहे मैग्नीट्यूड में हो, चाहे कॉम्प्लेक्सिटी में हो, चाहे इफेक्ट में हो, जब से 1951-52 से इलेक्शन शुरू हुए हैं अभी तक, एवरी टाइम इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड क्रेडिबल, फ्री एंड फेयर, ईच टाइम ऑन टाइम। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही हमारा, तो इसीलिए पूरा दुनिया की जो नज़र है इंडिया के इलेक्शन पर होता है, और यहाँ से देखकर लोग सीखते हैं, सीख लेते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं। मुझे याद है कि जो हिलरी क्लिंटन हैं, उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो चलिए इसके बारे में शायद थोड़ी बाद में अगर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन आफ्टर कमीशन बहुत ही हेल्दी ट्रेडिशंस एस्टेब्लिश किए हैं, और उसी में से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इट्स हैज़ ए प्राइड ऑफ प्लेस। जो भारत में जो इलेक्शन की प्रणाली है उसमें ईवीएम इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड। बाहर के लोग आके सीखते हैं, देखते हैं और इसको लेकर अमल में लेते हैं, और उसमें वीवीपैट का योगदान हुआ टू ऐड अनदर लेवल ऑफ वेरीफाइबिलिटी। जो वेरीफाइबिलिटी उसका कोई इसके साथ ताल्लुकात नहीं है कि ईवीएम ठीक है कि नहीं, क्योंकि ईवीएम का ट्रांसपेरेंसी, इसका नॉन टेम्परेबिलिटी, इसका बिंग करेक्ट, इसका ऊपर तो कोई डाउट नहीं है इलेक्शन के बाद इलेक्शन में। लेकिन वोटर को एक वेरीफाई करने का और एक मौका मिले, इसीलिए वीवीपैट का इंट्रोड्यूस हुआ था। और हमने देखा है कि, और खाली सोस्ट इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का देन है, फाउंडिंग फादर्स का ये देश के लिए गिफ्ट है। और इसमें एक चीज़ रहता है कि खाली ये जो करेंगे और जो करते आ रहे हैं ये सही नहीं होगा, सही होना दिखना भी चाहिए, लाइक सीजर्स वाइफ, सो दे हैव टू बी सीन टू बी करेक्ट। तो इसमें क्योंकि बहुत तरह का डिस्कशन चल रहा है, वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुआ, सुप्रीम कोर्ट का उसमें रोल रहा। उसके बाद अगर ये वीवीपैट को पूरा मास स्केलिंग कर लें और सारे पोलिंग स्टेशन में दे दें, जो ट्रस्ट एलिमेंट होता है, जो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, पीपल, ये सब मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। ये स्टेक होल्डर का ट्रस्ट जो है इलेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ईएमबी जिसको बोलते हैं, हमारे केस में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है और बहुत ही मूल्यवान होता है, क्योंकि इसी से इलेक्शन का जो वजूद है, जो उसका क्रेडिबिलिटी है, वो आता है। तो इस ट्रस्ट को इनकर करने के लिए, ट्रस्ट को समूचा अवेल करने के लिए, चाहे हमारा इलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट पूरा करेक्ट हो, तो उसमें वीवीपैट को पूरा सारे पोलिंग स्टेशन में पहुंचाना और उसको भी मॉक पोलिंग के दौरान टेस्ट कराना, बार बार लोगों को एक्सपोज कराना, लोगों को उसके जरिए में अवेयरनेस कराना, पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट को सफिशिएंटली एक्सपोज कराना और सारे पोलिंग स्टेशन में लगाना, ये बहुत एक बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग, किस किस को कुछ बारे में कुछ बोलने का या कुछ सीखने का अभी भी इंतजार है, जबकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो इससे वो भरपाई हो जाएगा। ठक्कर साहब, वाकई ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है लोकतंत्र में, और कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं, जैसा कि कहा विशेष साहब ने, कि जो स्टेक होल्डर हैं और ख़ास तौर पर मतदाता जब वीवीपैट में देखता है कि उसने जो बटन दबाया मशीन में, उसका वीवीपैट में जो स्लिप उसको दिख रही है, जो ब्लिंक हो रहा है, उसमें सिमिलरिटी हो एक ही है, ये भरोसा किस तरीके से देखते हैं चुनाव में, और ख़ास तौर पर जब लंबे अरसे से वीवीपैट या फिर ईवीएम और बैलेट, इसको लेकर एक लगातार विरोधाभासी बयान या फिर मांग होती रही है? जैसे मेरे साथी ने बताया कि ईवीएम पर किसी को, एटलीस्ट जो प्रशासन में है, उनको किसी प्रकार का कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि शक एक ये सामने आया, लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू किया, तो अब थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करके कि अगर किसी ने वेरीफाई करना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वेरीफाइएबल हो जाएगा, यही है। लेकिन ये बहुत बड़ी, आप अपने में ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कर दिया। अभी आप देखिए, उन्होंने अनाउंस किया कि 4 चरणों में इसका टेस्ट होगा, 4 बार बिफोर इट गोज टू दी पोलिंग बूथ। ना हर वक्त जब टेस्ट होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, कुछ और लोग भी आएंगे,
उनके नुमाइंदे आएंगे, कभी भी ऑब्जेक्शन रेज हो जाते हैं, कभी भी ऑब्जेक्शन रेज और फिर वो ये जैसे हमारे यहाँ पे कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो अवश्य बाधा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि तो उस वक़्त सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। अब सुरक्षा जो है उसको थोड़ा सा और कड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज पहले शुरू होती थी रिटर्निंग ऑफ, मतलब उनके वहाँ से निकल के बूथ में जाना। अब है कि 4 चरणों में तो टेस्ट होने हैं कुछ, उसके बाद फिर इसको बंद गाड़ियों में ले जाना है, उसके बाद इसका मतलब एस्कॉर्ट्स जितनी होंगी वो ज़्यादा होंगी। सो दैट अल्टीमेटली ये है कि विश्वास पैदा करना है कि देखिए ये बिल्कुल सही है, वहाँ तक जाते हुए किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है इनसे, और वहाँ पर भी किसी को अलाउ नहीं किया गया कि छेड़खानी कर दें। और उसके बाद अगर आपको फिर भी शक है तो हेर वेरीफाइएबल है, ये पर्चियाँ हैं, आप देख लीजिए उसको। और कमीशन एक स्टेप और भी आगे चला गया है कि कोई जगह में इन्होंने ईवीएम और उससे जो जोड़ दिया स्लिप निकाला हाँ। और दोनों को मैच करेंगे जस्ट एज ए टेस्टिमोनी। लेकिन इसको लेकर क्योंकि कई दल ये भी कहते रहे कि अगर ईवीएम और वीवीपैट की जो मैचिंग है उसको कंपलसरी कर दिया जाए, कंपलसरी करने या न करने को लेकर जो मैं कहूँ कि क्या इसमें दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, या फिर इसमें लीगलिटी जो है वो क्यों है? आप देखिए जो वेरीफाइबिलिटी का चेन जो है वो अनलिमिटेड भी हो सकता है, आप उसके बाद भी और कुछ कर सकते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वो फिजिबिलिटी भी एक फैक्टर होता है। और वीवीपैट एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरीफाइबिलिटी, और उसमें सारे को जोड़ के कितना वेरीफाइबल होगा, और फिर उसके बाद फिर वो तो बैलेट बॉक्स जैसा हो जाएगा, फिर सारे वोट का गिनने वाली बात हो जाएगा। फिर हमारे जो ईवीएम को ट्रेडिशनल फायदे जो हमको मिला है इलेक्शन में कि क्विक काउंटिंग होता है और इसमें कोई भी एग्जैक्टली इधर उधर नहीं होता है, तो ईवीएम को पूरा लाने की जो लॉजिक है वो लॉजिक फिर रिवर्स हो जाता है। और सेकेंडली आपको अगर डाउट या उसमें आप रहेंगे दायरे में, वो कहाँ तक आप उसको लॉजिक लेके जाएंगे? सारे मॉक पोल होता है, सैंपल टेस्टिंग होता है, फिर मैचिंग होता है कोई पोलिंग में, वीवीपैट सबके सामने है, आपका वेरीफाइबल 7 सेकंड आप देखते हैं कि क्या दिखाया है। और इन दिनों तो ईवीएम में इन दिनों में तो ईवीएम में इस बार फोटो भी डाला हुआ है कैंडिडेट्स की। सो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हैं जो कि वोटर को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को विश्वास और भरोसा देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत ही पर्याप्त है। और इस वक्त हम चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां पर अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं जो कि चुनाव की कवरेज के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश, हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हर बार हम देखते हैं जब लोकसभा चुनाव होते हैं आयोग कुछ नए कदम उठाता है, चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है, सहूलियत हो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उसका ख्याल भी रखता है। और इस बार इस कड़ी में वीवीपैट को कंपलसरी किया गया है पूरे बूथ में। और लंबे अरसे से जो एक संदेह की बात हो रही थी ईवीएम बनाम बैलेट को लेकर, वीवीपैट के सभी बूथ पर पहुंचने के बाद वो संदेह किस तरीके से आपको लगता है कि अब खत्म हो जाना चाहिए? तकरीबन 1 लाख पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ गई है। पिछली बार अगर 2014 के चुनाव को देखें तो तकरीबन 9.5 लाख पोलिंग बूथ थे। इस बार 10.5 लाख के करीब 10,60,000 पोलिंग बूथ है। और ऐसे में सभी पोलिंग बूथ पे वीवीपैट मशीन की व्यवस्था कर देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और पिछले दिनों पॉलिटिकल पार्टी ने जो चिंताएँ जाहिर की थी, उन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक यह भी व्यवस्था की है कि जो एक कंस्टिट्यूएंसी के एक पोलिंग बूथ पे सारे वीवीपैट मशीनों को टैली किया जाएगा ईवीएम मशीन से। तो अभी एक नई मांग उठी है, कुछ राजनीतिक दल यह उठा रहे हैं कि सारे ईवीएम के साथ सारे पोलिंग बूथ और सारे वीवीपैट का टैली क्यों नहीं किया जाए। यह एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पिछली बार वीवीपैट मशीन को, ईवीएम को सारे राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शित किया, सारे राजनीतिक दलों ने यह मांग उठाई कि सारे ईवीएम मशीन को वीवीपैट से जोड़ा जाए। और वीवीपैट से जब जोड़ते हैं तो आपको ये पता चलता है सारे मतदाता तकरीबन 7 सेकंड तक जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है वो वीवीपैट मशीन के स्क्रीन पे आता है, वो देख सकते हैं। और अगर कोई शिकायत हो तो वो शिकायत तुरंत पोलिंग बूथ पे दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कविंद्र, जो इस बार वीवीपैट मशीन को सारे पोलिंग बूथों पे जो किया गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और इतनी बड़ी संख्या में तकरीबन
90 करोड़ 88 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा मतदाता हैं इस बार वोट देने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में सारे मतदाताओं को ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी से जोड़ना अपने आप में जो भारतीय लोकतंत्र है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दरअसल कविंद्र, वैसे में सारी व्यवस्था करना एक अहम काम है और एक अहम उपलब्धि है। चुनाव आयोग ने चुनाव के प्रति विश्वसनीयता बताने के लिए जो प्रयास किया है काफ़ी अहम है। और पश्चिम बंगाल में ख़ास तौर पे जिस तरीके से आप सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी काफ़ी शिकायतें आई थी, काफ़ी लोगों ने यह शिकायतें व्यक्त की थी कि बूथ पे भी कब्जा करने की कोशिशें होती हैं या हिंसा का भी उपयोग कई जगह होने की शिकायतें आई थी, डराने धमकाने की भी शिकायतें आती हैं। तो ऐसे में ईवीएम मशीन को वीवीपीएटी से जोड़ने का मतलब है कि विश्वसनीयता कायम करना, और अगर शिकायत कोई आती है किसी बूथ से तो फिर सबको टैली किया जा सकता है। तो एक तरीके से रिकॉर्ड है सारे ईवीएम मशीन में जिसने वोट दिया है और जिस तरीके से गणना होगी, अगर कोई शिकायत आएगी तो वीवीपीएटी से टैली किया जाएगा। इस मामले में मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव कई चिंताओं को, जो राजनीतिक दल हैं, मतदाता हैं, उन कई चिंताएं जो उनकी है उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया आपका कोलकाता से। बहुत अहम इस बार का जो ये कदम है, क्योंकि 7 सेकंड तक जो वोटर है वो देख पाएगा कि आपने ईवीएम में जो बटन आपने पुश किया है, जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, वो वाकई वही है जो कि आपको दिख रहा है, यानी कि वीवीपैट पर उसकी झलक आपको 7 सेकंड तक देखने को मिल जाएगी। और ये वोटर में जो भरोसा है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात होगी कि चुनाव जब डेट का ऐलान हो जाता है और आदर्श आचार संहिता की हम बात करते हैं बार बार, लेकिन कई बार ऐसा लगा चुनाव आयोग को पिछले चुनावों को देखते हुए जो उसका अनुभव है कि वहाँ पर शायद कुछ इलाकों में इसका उल्लंघन भी होता है और शिकायतें इसकी मिलती हैं, बाद में आती हैं। लेकिन अब आयोग ने क्या नए कदम उठाए हैं आदर्श आचार संहिता को लागू करवाने को लेकर, उसके उल्लंघन पर आप कैसे भागीदार बन सकते हैं उसे रोकने में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मसले और उसे रोकने के लिए चुनाव आयोग के नए कदम की। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने एक मोबाइल ऐप का अब इस्तेमाल करने की बात कही है, जिसकी मदद से देश के किसी भी कोने से आचार संहिता से जुड़े मामलों की शिकायत कराई जा सकती है और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस ऐप का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी भी शुरू हो गई है। और खास बात यह है कि इस बार ऐसे मामलों की निगरानी चुनाव आयोग के साथ साथ जागरूक नागरिक भी कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोगों के हाथों में एक बड़ा हथियार सौंप दिया है। सी विजिल इस ऐप के जरिए देश का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से सीधे संपर्क कर सकता है और आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग के मुताबिक ऐसे मामलों में पूरी कार्रवाई 100 मिनट के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। लोकसभा चुनाव में सी विजिल ऐप का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सी विजिल ऐप और ये कैसे काम करेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने इस ऐप को ऐसे उम्मीदवारों पर नकेल कसने के लिए लॉन्च किया है जो वोटरों को किसी तरह का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। सी विजिल का मतलब है विजिलेंट सिटीजन, यानी सतर्क नागरिक, जिसका मकसद सक्रिय और निष्पक्ष चुनाव संचालन में लोगों की भूमिका को बढ़ाना है। एंड्रॉयड मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर इंटरनेट के जरिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसके जरिए लाइव फोटो भी भेजी जा सकती है या वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की जा सकती है। ये ऐप ऑटो लोकेशन भी कैप्चर करता है, जिसकी मदद से फ्लाइंग स्क्वाड को डिजिटल सबूत मिलते हैं और शिकायत सही पाए जाने पर तय समय के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सी विजिल ऐप लोगों को सीधे जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर, फील्ड यूनिट यानी फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीमों के साथ जोड़ता है। सी विजिल ऐप पर वीडियो या फोटो 5 मिनट में अपलोड करना होगा। निश्चित समय सीमा के बाद वीडियो और फोटो अपलोड नहीं होगा।
एक व्यक्ति कई शिकायतें दर्ज करा सकता है और उन पर कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए यूजर को एक यूनिक आईडी भी जारी की जाती है। शिकायतकर्ता की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। एक और जरूरी बात यह है कि फोटो खींचने या वीडियो बनाने की सुविधा ऐप में ही दी गई है, यानी जो वीडियो या फोटो ऐप पर बनेगी उन्हीं को अपलोड किया जा सकेगा। साथ ही ये तमाम जानकारी यूजर के फोन पर सेव भी नहीं होगी। इससे पहले आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच करने या कार्रवाई के लिए कोई तेजी से एक्शन लेने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जो चुनाव धांधली करने वालों के खिलाफ कदम उठाने में बड़ा बाधक था। चुनाव आयोग ने इसी अंतर को खत्म करने के लिए सी विजिल ऐप का इस्तेमाल शुरू किया है, ताकि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई की जद में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हम पहले समझते हैं कि असल में इसकी जरूरत कितनी है। कृति मिश्रा हमारे साथ हैं इस वक्त हैदराबाद से, और कृति ने पूरे दक्षिण भारत का दौरा किया था पिछले चुनाव में। कृति, बार बार जब हम लोग चर्चा करते थे कि आदर्श आचार संहिता लागू है, कई जगह से खबरें मिल रही हैं और लोग इसकी शिकायत भी करते थे कि हम शिकायत कहाँ करें, और उस पर कार्रवाई जो होती थी वो चुनाव के बाद तक कहीं उसका नंबर आता था। इसकी जरूरत जो सी विजिल इस बार शुरू किया गया है आयोग की ओर से कदम, इसकी कितनी बड़ी जरूरत आपने देखी पिछले चुनाव में, उसकी जरूरत महसूस हुई, और आपको लगता है कि कितना बड़ा ये कदम हो सकता है इस बार? जी कविंद्र, देखिए, जब सी विजिल लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तब मैं तेलंगाना में ही थी और तेलंगाना के जो असेंबली इलेक्शंस थे वो कवर कर रही थी। उस वक्त हम खम्मम डिस्ट्रिक्ट में थे और लॉन्च होते ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर 46 कंप्लेंट्स आ गई थी सी विजिल ऐप के जरिए। देखिए, सी विजिल ऐप जो पायलट प्रोजेक्ट था वो उसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था यहाँ तेलंगाना में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, और जो फोटोग्राफ्स और वीडियो जो सी विजिल ऐप के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचती हैं वो जियो टैग्ड होती हैं। तो कई ऐसे इंस्टेंसेस हमने तेलंगाना में देखे थे जब ये लॉन्च किए गए थे, जहां पर जो सिटीजन्स थे, जो अवेयरनेस थी, उसकी वजह से उन्होंने कई सारे ऐसे वायलेशंस कंप्लेन किए थे इलेक्शन कमीशन को, चाहे फिर वो रिलीजियस सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए हो, या फिर कम्युनल स्पीचेस हो, या फिर करप्शन हो, यूज ऑफ लिकर हो, कैश हो। इसके अलावा जो फायर आर्म्स रखने की या फिर उसको वायलेट करने की जितनी भी स्थिति थी वो सब सिटीजन्स ने कंप्लेन की थी। हालांकि एक कंप्लेन थी सिटीजन्स की कि ये लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड फोन के ऊपर, और जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है वो किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे। तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उनकी शिकायतें जो सिटीजन्स हैं उनकी शिकायतें सीधे इलेक्शन कमिश्नर के पास हो सकती है। ऐसी कई शिकायतें हमने देखी जहां पर जो शिकायतें गई वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, उसके बाद तुरंत उसको फॉरवर्ड किया गया फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेट सर्विलेंस या फिर पुलिस की, और उसके बाद ऑन ग्राउंड एक्शन लिया गया। और जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर है, अगर वो कंप्लेन जेन्युइन है तो नेशनल ग्रीवेंस पोर्टल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है उसके लिए बढ़ा दिया गया, ताकि फिर आगे का एक्शन लिया जा सके। तो निहायत ही ये कहा जा सकता है कि ऐसा कदम है जिससे सिटीजन्स अवेयर होंगे, जिससे वो सिटीजन्स जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है उसको कंप्लेन कर सकेंगे, और ये जो पूरी जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको और ट्रांसपेरेंट बना सकेंगे। जी कृति, अक्षय हमारे साथ हैं, अक्षय राव साहब। अक्षय, जिस तरीके से कृति ने हम लोग हर चुनाव में देखते थे, एक बड़ी आम सी शिकायत होती है, आदर्श आचार संहिता लागू है, आप शिकायत करें, शिकायत जब तक पहुंचती थी, कार्रवाई होती थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो उतना नहीं होता था, और अब ये चर्चा है कि इसमें आपको बहुत जल्द त्वरित कार्रवाई की बात हो रही है। कैसे ये ऑपरेट करेगा? मुझे इस चीज़ पर कुछ कहना है। एक तो है कि सी विजिल के बारे में अच्छी तरह बात हुआ, आपकी रिपोर्टर भी बताया और आपने अच्छी से एक क्लिप भी दिखाया उसको समझाने के लिए, और सिटीजन्स को जोड़ने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि सिटीजन्स भी, अब देखिए, इलेक्शन का जो दौरान है, जैसे कल अनाउंस हुआ, उसके बाद जब मई 23 को काउंटिंग होगा, ये एक छोटा दौरान होता है, और एमसीसी बहुत एक उसको समझना चाहिए। एमसीसी एक स्टैट्यूट नहीं है, लेकिन एमसीसी एक एग्रीड कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए उसको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का सब कोई मिला हुआ कंसेंसस अध्यक्षता है इलेक्शन कमीशन का। इसमें कि देश के लिए इलेक्शन प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा देन है, बाहर के लोग आके इसको भी सीखते हैं। खैर, उसके साथ बहुत सारे लॉ की जुड़ाव है, क्योंकि वायलेशंस होते हैं, लेकिन ये कोड जो है इट्स ए एक्सेप्टेड कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज का कि हम इसको मानेंगे, विलिंग एडहेरेंस जिसको बोलते हैं। और उसमें लेकिन कमीशन के पैन नजर रहता है अपना जो 1.1 करोड़ इलेक्शन मैनेजमेंट के जो स्टाफ, कल सीसी साहब भी जिक्र कर रहे थे, ये सारे जो स्टाफ है सिक्योरिटी स्टाफ्स को मिला के ये सबका नजर है, ऑब्जर्वर्स रखाए गए हैं उनका भी नजर है, लॉ एनफोर्सिंग नॉर्मल अथॉरिटीज का नजर है, और उसके बाद आपने सिटीजन्स को जोड़ दिया।
पॉलिटिकल कैंडिडेट तो एक दूसरे का कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया में जो रिपोर्ट्स आते हैं उसका इलेक्शन कमीशन तवज्जो लेता है कि एमसीसी वायलेशन के बारे में। और एमसीसी वायलेशन किस चीज़ों के ऊपर होता है, आपने अगर एमसीसी का देखा होगा और पूरा डिटेल है, जैसे कि पोलिंग डे में क्या होना है, पॉलिटिकल पार्टी इन पावर को कैसे क्या करना है, और सरकारी एजेंसीज को क्या करना है, और प्रोसेशंस का क्या होना है, मीटिंग्स का क्या होना है, जनरल कंडक्ट क्या होना है, वो सारे कुछ है। और उसके साथ दो इंटरेस्टिंग चीज इन दोनों जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल लिया है कि मैनिफेस्टो कैसे होंगे, वो भी एमसीसी के साथ एक पार्ट बना है। मैनिफेस्टोज रियल होंगे, कोई अननेचुरल एश्योरेंसेस नहीं होंगे। बेसिकली जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं वो विशिएट नहीं हो, वो है एमसीसी का ऑब्जेक्टिव। और बाकी उसमें वायलेशन के हिसाब से लॉ की एक जब नोटिस जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मुझे लग रहा है कि 50% काम वही होता है। मैं ये मानूंगा नहीं कि अगर पूरा जब तक केस रफा दफा हो के काम खत्म हो और केस में कोई कन्विक्शन हो, वहां तक कोई इंतजार नहीं है। और इलेक्शन का पीरियड बहुत कम होता है। जब इलेक्शन कमीशन से एक नोटिस जाता है एमसीसी वायलेशन के बारे में, तो एक मोरल प्रेशर पार्टी और कैंडिडेट के बारे में आता है। वो जो पेपर में छपता है, कहां भी आता है, तो एक वायलेटर का स्टिग्मा आता है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा डेटरेंट होता है। उसके बाद जैसे दो चीज बहुत ही सुंदर है इलेक्शन कमीशन के मैनेजमेंट के बारे में। एक तो है कि सारे चीज के लिए प्री कंसल्टेशन सफिशिएंट होता है, चाहे स्टेक होल्डर हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, लॉ साइड में हो, एनफोर्सिंग एजेंसी बहुत ही तैयारी करके रखते हैं। सेकंड, फिर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। आपने जो चीज कहा कि कितना जल्दी खत्म होता है, क्या वो लॉजिकल कंक्लूजन जाता है, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, कल सीसी साहब भी बता रहे थे कि अश्योर कर रहे थे सबको कि उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एमसीसी और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसका स्टार्ट होता है एक नोटिस मिलने से, और नोटिस मिलने से मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक मोरल प्रेशर, एक टाइप का स्टिग्मा होता है जिसको कि इलेक्शन टाइम में इलेक्शन कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका इलेक्शन कैंपेन के ऊपर भी नजर आता है। लेकिन और एमसीसी एक बहुमूल्य चीज है और उसको पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर मानते हैं। मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, मैं जितना देखा हूं इलेक्शन के साथ, ज्यादातर मानते हैं। नहीं तो कोड ऑफ कंडक्ट को लेख के और उसको सीखते हैं, मानते हैं। वायलेशन, देयर इज ए स्कोप टू डू, जो उसके अगेंस्ट में करना है वो तो कार्रवाई होता ही है। और खक्कर साहब, एक और चीज बात सामने आती, मैं चाहूँगा उसमें कितनी सच्चाई है या फिर महज अफवाह है। चुनाव के दरमियान कई सारे केसेस दर्ज किए जाते हैं कैंडिडेट, उनके समर्थकों के खिलाफ या फिर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि चुनाव बीत गया और जो राज्य सरकार होती है वो वहां पर उन केसेस को या तो खत्म कर देती है या उनका कोई निस्तारण नहीं हो पाता है। इसमें कितनी सच्चाई, इसका प्रोसेस? जहां तक प्रशासन का प्रश्न उठता है, जहां पर भी वायलेशंस होती हैं, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट हो, उसके जो भी इलेक्शन कमीशन निर्णय करते हैं, कंप्लेंट पे जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली तो वही होगा जब लोकल लोग हैं। और उसके अलावा आईपीसी के कुछ उल्लंघन हो जाते हैं, उसमें आईपीसी में भी दे रखा है, तो पर दर्ज हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरे दिन उसको सजा दी जाए। बिल्कुल। तो ये एक क्रिमिनल केस बन जाता है, विच कैन टेक 10 days, विच कैन टेक 10 years, वन डजंट नो अबाउट इट। ये तो उनके ऊपर है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कमिंग बैक टू द ऐप, इसी सारी चीज़ें तो पहले थी। ऐप इज़ जस्ट एन एडिशन, जिससे कि जनता को ये पावर मिल गई है कि अगर आप नोटिस करते हैं तो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को आप बताएं। कोड ऑफ कंडक्ट, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने अपने जो है एजेंट्स छोड़े होते हैं, दूसरे की मीटिंग पे जाके देखो उसने क्या कहा, उसने ये चीज़ तो नहीं कह दी, उसने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर दी, जो वो पहले था और वो भेजते रहते थे। अब आपने जनता को भी उसमें जोड़ दिया है, आप एक न्यूट्रल आदमी को दे रहे हैं साथ में। जनता को जोड़ दिया, जिससे और दूसरा ये है कि कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। अब जायज़ होंगे नाजायज़ होंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन में जो भी सेल बैठा हुआ है उस सेल ने उसको देखना है, और जो एक्शनेबल है उस एक्शनेबल के ऊपर सबसे पहले तो उसने नोटिस भेज देना है। और जो ऑब्जर्वर वहाँ पे है, हर क्षेत्र में 2, 3, 4 ऑब्जर्वर्स भी होंगे। ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर जो है, तो उनके पास जब पहुंचता है तो वो लोग एक्शनेबल है ऑब्वियसली, तो वो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, जाके देखते हैं, और जो उनके अधीन है चीज़ें, वो एक्शन वो उसी वक्त ले लेते हैं। Okay. उसी। लेकिन
क्रिमिनल केस अगर कोई इनसे बनता है वो तो फिर बाद में। अब आपने एक प्रश्न किया कि क्या सरकारें जो है उसको, देखिए सरकारें जहाँ तक एक्शनेबल है, एक्शन हो, केस रजिस्टर हो गया है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ तो आगे तक चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। उसमें प्रशासन का कोई खास हाथ नहीं होता, वो तो एक डायरेक्शन होती है, जनरल डायरेक्शन होती है कि भैया उसको देख लेना, उसको यही होता है, वो तो कुछ होता नहीं है, यही कह देते हैं ये भाई अब ठीक है, अब सब इसको देख लेना आप। और एक सी विजिल का जस्ट एक लाइन में बताऊंगा, एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो फ्रीबीज, गुडीज, ब्राइब्स का बात होता है इलेक्शन के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा पैसे दे रहे हैं, चैलेंज है, उसमें सिटीजन्स का एक रोल रहेगा। सिटीजन्स देख ले कि भाई यहाँ ये चीज हो रहा है, तुरंत आपका इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन, मुझे लग रहा है कि उसमें उसका ज्यादा यूटिलिटी आएगा। हाँ, चलिए फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात एक और अहम मुद्दे की होगी। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और बात आज हम कर रहे हैं कि भारत भाग्य विधाता में कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने नए कदम उठाए हैं, उनका असर और उसकी जो मैं कहूँ कि प्रभाव है वो किस तरीके से दिखेगा, और आम मतदाता को इससे किस तरीके से लाभ होने वाला है। और अब आपको दिखाते हैं कि अहम रिपोर्ट, जिसमें हम दिखाएंगे किस तरीके से जो नए मतदाता हैं या जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है, साथ ही साथ जिन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, छूट गया है, पंजीकरण नहीं कराया, उनके लिए क्या कुछ खास इस बार आयोग ने किया है। इस बार चुनाव में उन युवाओं को भी वोट डालने का मौका मिलेगा जिनकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 साल पूरी हो गई है और उन्होंने मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा लिया है। हालांकि जिन युवाओं ने अभी तक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है और वोट डालने के लिए तय उम्र पूरी कर चुके हैं, उनके पास अभी भी पंजीकरण कराने का मौका है। ऐसे सभी लोगों को मतदाता बनने के लिए www.nvsp.in पर आवेदन करना होगा, या फिर वो लोग अपने पोलिंग बूथ के निर्वाचन अधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का काम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक लगातार चलेगा। 1 जनवरी 2019 के डेटा के मुताबिक इस वक्त देश में करीब 90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2014 में ये तादाद 81 करोड़ 45 लाख थी। इस बार 1.5 करोड़ मतदाता 18 से 19 साल के हैं। 21वीं सदी में जन्मे ये लोग पहली बार आम चुनाव का हिस्सा बनेंगे। चुनाव आयोग ने 2012 से वोटर लिस्ट में ट्रांसजेंडर के लिए अन्य विकल्प दिया था और फिलहाल देश भर में 38,325 अन्य मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक विदेशों में रह रहे 71,735 वोटरों के नाम भी मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। सैन्य मतदाताओं की तादाद 16,77,386 है। देश में फोटो युक्त मतदाता सूची का इस्तेमाल पहली बार 2009 में हुआ था, लेकिन तब असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में फोटो वाली मतदाता सूची नहीं थी। इसके अलावा असम और नागालैंड में मतदाताओं को पहचान पत्र भी वितरित नहीं किए गए थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार कर ली है। आयोग के मुताबिक 99.72% मतदाताओं की तस्वीरें पहले से ही मतदाता सूची में चस्पा है, जबकि 99.36% वोटरों को मतदाता पहचान पत्र भी दे दिया गया है। 24 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ये लक्ष्य 100% हासिल कर लिया गया है। चुनाव की तारीख आने तक इस काम को देश भर में 100% करने की कोशिशें जारी हैं। जिन लोगों की फोटो मतदाता सूची में नहीं है या फिर उनके पास फोटो वाला मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें आयोग के दफ्तर में तुरंत फोटो जमा करने के लिए कहा गया है। इस बार के चुनाव में दृष्टिबाधित और नेत्रहीन मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मुद्रित फोटो युक्त मतदाता पर्ची दी जाएगी। पोलिंग बूथ पर लोगों को अपने फोटो वोट स्लिप के साथ चुनाव आयोग की तरफ से जारी मतदाता पहचान पत्र या अन्य तय किए गए दस्तावेजों में एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा। लगातार अपडेट के चलते चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की दैनिक निगरानी की व्यवस्था भी की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद किसी भी नाम को लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा।
चुनाव से पहले बूथ स्तर के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे करेंगे और ये जानकारी जुटाएंगे कि कौन कौन से मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम सूची में शामिल तो है, लेकिन वो लोग निर्वाचन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं है, या फिर किन किन लोगों की मौत हो चुकी है, ताकि पोलिंग के दौरान जाली वोटिंग पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नवविक्रम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हुए हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में दोनों खास मेहमान बनाए हुए हैं। अक्षय जी, जिस तरीके की इनिशिएटिव हैं और हर बार हम देखते थे कई नए आते थे मतदान से पहले और पंजीकरण को लेकर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इस तरीके से एडवांस में जो इस बार स्टेप हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो? देखिए 2009 जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ उसके बाद एक सोच आया कि भाई इतना बड़ी लोकतंत्र है और इतने क्वालिटेटिव है, इलेक्शन भी इतना करेक्ट है, फेयर है और क्रेडिबल है, लेकिन कहाँ ना कहाँ एक डेमोक्रेसी डेफिसिट रहता है। क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर आप देखें तो हमारे सारे चुनाव जो है आम चुनाव 50%, 55%, 45% ऐसे वोटिंग होता है। क्योंकि जो वोटर होता है वो इलेक्शन में बोथ किंग एंड प्रिंस होता है, वो सेंटर एंड सोल होता है, उसी के लिए तो सारे चल रहा है। बिल्कुल। और उसी का आवाज से देश का सरकार बनता है। तो वो अगर आता नहीं है, पूरी पंजीकरण नहीं कराता है और पंजीकरण के बाद वोट नहीं देता है, तब तो मुझे लग रहा है कुछ करना चाहिए। तो उसी टाइम में फिर एक शुरू हुआ, एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया जिसका नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसमें 4-5 चीज़ों के ऊपर खास नज़र दिया गया। एक तो है कि भाई यंग वोटर्स, जिसका बारे में आपका रिपोर्टर बहुत अच्छी तरह से बताएं आपका क्लिप से, वो है कि जो 18 से 19 पंजीकरण क्यों नहीं करता है जो नया वोटर। इसलिए एक नेशनल वोटर्स डे का भी इंट्रोड्यूस किया गया। आपने सुना होगा 25 जनवरी को होता है, जो इलेक्शन कमीशन का जो जन्मतिथि उसी दिन पर, कि उनको मोबिलाइज करके एनरोल किया जाए, जिसके कि आपका 1.5 करोड़ इजाफा है, आपने देखा अभी। और पूरा संपूर्ण तरह से तो 8-9 करोड़ का इजाफा है, 82-83 करोड़ से अभी 90 करोड़ हुआ। तो पंजीकरण का एक मैसिव ड्राइव की, और बहुत ही बढ़िया स्लोगन है इलेक्शन कमीशन का, नो वोटर इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि भाई जिसको पंजीकरण होना है उसको होना ही है, एक फालतू का नाम नहीं होना चाहिए और जिसका नाम होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं जल्दी। उसके बाद जो, और प्यूरिटी ऑफ इलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्यूरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल। और आपने तो देखा कि भाई इनको और भी जो छूट गए हैं उनको अभी भी मौका है। और जो 18 साल में जो नया वोटर है उसको एक स्लोगन इन्होंने दिया है, प्राउड टू बी ए वोटर, रेडी टू वोट। तो उनका जो देश की लोकतंत्र में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो पूरा चुनाव का महत्व तो इसी से आता है। आप देखिए कि भारत में जो 90 करोड़ मतदाता हैं अभी इस बार, वो पूरा अफ्रीका पुट टुगेदर, पूरा यूरोप पुट टुगेदर, पूरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज पुट टुगेदर, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इतना भी आबादी नहीं जो है। तो इसी में लगता है कि ये पूरा दुनिया की एक जगह में जहां की जितना बड़ी आवाज निकल सकता है पॉपुलेशन का, उसमें यूथ भी है। और जस्ट लास्ट पॉइंट है, क्योंकि 4 चीजों में कमी पाया गया। एक है अर्बन वोटर वोट नहीं देते हैं ज्यादातर जितना देना चाहिए, मेट्रोज में कम शॉट होता है। एक यंग वोटर्स, आपने बात कर लिया ऑलरेडी। एक वुमेन वोटर्स, जेंडर गैप होता था, ये बहुत एक, और इंक्लूसिव जो डिफिकल्ट कंडीशन है। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन 2019 की जो तैयारी किया है उसमें 2014 में भी उन्होंने काफी किया था, और 2019 में सारी चीज को भरपाई करने के लिए इन्होंने इतना स्टेप्स लिए हैं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मोटिवेशन के एक और हिसाब कदम से, जिसको मैं फैसिलिटेशन। समझना चाहूंगा वो है इस बार की जो ईवीएम होगी उसमें कैंडिडेट की फोटो की बात इस बार इलेक्शन कमीशन ने कही। नवविक्रम हमारे साथ हैं लखनऊ से। नवविक्रम, एक ही नाम के कैंडिडेट को मैदान में उतार देना, हूबहू मिलते जुलते चुनाव चिन्ह लेकर मतदाता को कंफ्यूज करना, और लेकिन इस बार मतदाता के सामने फोटो भी होगी जो उम्मीदवार होगा, किस तरीके से देखते हैं इस कदम को? बिल्कुल कविंद्र, अगर इस कदम को कहा जाए चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर एक नाम के कई प्रत्याशी होते हैं, और खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ढूंढती हैं कई बार जो यहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं की जो बड़ा नाम है उसे हराने के लिए कई नाम, यहाँ तक कि पिता का नाम भी सेम हो, ऐसे प्रत्याशी भी ढूंढे जाते हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक बड़ी पशुपेश की स्थिति होती है जो वोटर है उसके सामने। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि पूरे जो इस प्रक्रिया को रोका जाए, जो यहाँ पर जो
सही प्रत्याशी है उसे ही अपने प्रत्याशी को मतदाता वोट कर सके, तो एक बेहद इसे ऐतिहासिक कदम कहेंगे। साथ ही जो साक्षर मतदाता नहीं है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये एक बेहतर चीज होगी, जिससे कि वो अपने जो उम्मीदवार है उसे पहचान सकेंगे और अपने उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में जो गलत उम्मीदवार को मतदाता वोट कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने कोशिश की है, साथ ही जन भागीदारी, इस बार जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रयास किया है। जी नवविक्रम, बिल्कुल। अब जिस तरीके से राउत साहब कह रहे थे, काकर साहब, बहुत अहम है सुरक्षा, और ख़ास तौर पर न सिर्फ मतदाता की बल्कि ईवीएम के और वीवीपैट के डिस्ट्रिक्ट से लेकर और पोलिंग बूथ तक पहुंचने और उसके बाद वापस काउंटिंग सेंटर तक पहुंचने मैं की। इसको लिटिल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो निर्धारित हो जाता है कि इलेक्शन कब होनी है, पर्टिकुलरली जनरल इलेक्शंस का तो समय है, वो 5 दिन इधर जा सकता है, 5 दिन उधर जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये सुरक्षा का जो है ये बेयर करेंगे कि होम मिनिस्ट्री में ये कम से कम 2-2.5 महीने पहले शुरू हो जाता है। भाई हमें कितनी फोर्सेस चाहिए होंगी और ये फोर्सेस कहाँ से आएंगी। अब वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने सुरक्षा के साधन नहीं है कि वो हर जगह पूरा कुछ आपको सुरक्षा दे सके। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं, मिनिस्ट्री पूछती है कि बताइए भैया आपको क्या चाहिए। इन्फ्लेटेड हो सकती है फिगर, उसको 4 अफसर बैठ के, गृह सचिव बैठ के, दूसरे इलेक्शन कमीशन वाले हर वक्त उसके साथ ही होते हैं, तो वो करके उसको एक निर्धारित किया जाता है कि इनको ये देना। अब देखिए इलेक्शन अनाउंस हो गए, अब जो है ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे। जब ऑब्जर्वर्स अपने क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि संवेदनशील हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम संवेदनशील हैं, कुछ ठीक ठाक। तो उनको भी राइट फ्रॉम डे 1 आपको सुरक्षा प्रदान करनी है, बिकॉज उन्होंने घूमना अपने एरिया में, और अगर कोई किसी किस्म की अवहेलना कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कहना है, उन्होंने लाना है, उसको बताना है अथॉरिटीज़ को। तो एक वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद बूथ का ये मशीन्स जो है, मशीन्स की आज एक जगह पड़े हुए हैं। अब ये इतने सारे कदम, जो अच्छे कदम इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो 4 बार तो ये होगा। अब जब 4 बार वो लोगों को बताएंगे, जिसमें के इलेक्शन, जिसमें के अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आएंगे, तो हंगामा करते हैं। इसी क्वेश्चन, एक है कि हंगामा हो सकता है, एक है करना होता है कि हमने किसी किस्म का करना है, इसको बाधा डालनी, कंटिन्यू करना है, तो उसमें हो जाएगा। फिर ये हो गया। अब बूथ पर देखो, बूथ पर क्या पोजीशन होती है। बूथ एक तो अंदर वोटिंग हो रही है, एक बाहर वो जो पर्चियां दे रहे हैं। असली हंगामा, बूथ से ज्यादा हंगामा वहां पे होता है जहां पे वो वोटर्स को अपनी पर्चियां दे रहे हैं, वो कर। तो वहां पर भी लगाना है आपने, उधर भी लगाना है, आपको रिजर्व रखना है ताकि अगर कुछ चीज हो जाती है तो इसको कंटेन किया जा सके, सो दैट इट डजंट इफेक्ट बाकी बूथ्स को इफेक्ट नहीं करे। ये चैलेंज पहले से अब कहीं, तो इलेक्शन, ये तो हो गया वोटिंग का। अब इन पेटियों को पहले तो ले जाना है, अब वहां से इन पेटियों को लेके किसी निर्धारित जगह पर ले जाना है। तो होल एस्कॉर्ट विल फॉलो, होल एस्कॉर्ट। और फिर इलेक्शन के दिन जब है, जैसे रिजल्ट्स हैं, तो फिर वही अपना वहां से निकलना है। सब ने देखना है कि इसमें वो सील लगी है नहीं लगी है, करना। लेकिन इस चीज तो पहले से ये सिस्टम जो है, इधर से उधर तो शोर मच जाता है। पहले से ये सिस्टम जो चुनौती थी, मैं कहूं, बहुत ही बढ़िया सिस्टम। कक्कर साहब ने जो बताया, बहुत बढ़िया सिस्टम, उसके साथ सहमत हूं। और कल जो कुछ सवालें आ रही थी जर्नलिस्ट से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि साहब इतना फेज में क्यों हो गया, फैलाना डेट क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और बार-बार कमीशन की तरफ से बताया जा रहा था कि साहब जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसका अवेलेबिलिटी, उसका लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट, ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन और इसलिए मैंने आपको, मैं कक्कर साहब के साथ सहमत हूं
मैंने बताया कि कमीशन का दो बहुत खूबी है। एक प्री कंसल्टेशन जबरदस्त करते हैं, उसमें एमएचए और सारे जो एजेंसी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसमें वो फैक्टर लेके जब डेट्स डिसाइड होता है तब कुछ लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस कुछ होता है। कुछ नहीं करते होम मिनिस्टर, तो केवल ये होता है सुरक्षा की बात होती है, बस वही। बाकी इलेक्शन कमीशन ने जो करना उसमें कोई किसी का नवविक्रम, कुछ ऐसे कदम भी हैं जो सीधे तौर पर कैंडिडेट या दलों को प्रभावित कर रहे हैं। एफिडेविट 26 की बात करूं या फिर कैंडिडेट को अपने जो आपराधिक मामले उसका 3 बार स्थानीय पेपर है वहां पर उसकी जानकारी देना मतदाताओं को, ऐसी जो अगर मैं 10-11 जो कदम इस बार नए हैं, इस पर दल या फिर प्रत्याशी वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि विदेशी संपत्ति को भी प्रत्याशियों को बताना होगा चुनाव आयोग में, और जैसा कि आपने बताया, तो कुल मिलाकर कई ऐसे जो ये कदम हैं, इससे राजनीतिक दलों में एक तरह से एक बार फिर मंथन हो रहा है कि जो प्रत्याशी है उसकी छवि कैसी है, क्योंकि अभी टिकट वितरण अक्सर ज्यादातर पार्टियों में बहुत कम ही हुआ है। तो ऐसे में पार्टियों की कोशिश है कि जो दागदार छवि है उस कैंडिडेट को ना मैदान में उतारा जाए, और खास तौर पर आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मीडिया से, साथ ही आपराधिक छवि वाले नेताओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में पार्टी कोशिश कर रही है कि कम से कम जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी छवि और उनकी पार्टी की छवि बेहतर बनी रहे और चुनाव में इसका फायदा मिले। जी कविंद्र, शुक्रिया आपका नवविक्रम, लखनऊ से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। अक्षय, जब 2-3 जो और ये जिनकी बात कर रहा था, जो कैंडिडेट या फिर पार्टियों के लिए एफिडेविट की बात करूं या फिर अपने जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको 3 बार आपको वो करना है, ये जो है किस तरीके से पार्टियों का जो, क्योंकि कंसल्टेशन ज़रूर है और रजामंदी उसमें दिखती है, लेकिन किस तरीके से ये चुनाव को बेहतर, पारदर्शी, साफ सुथरा बनाने की तरफ कदम है, चैलेंजेस क्या होगा इसका? बहुत ज़बरदस्त कदम है, और आपकी रिपोर्टर एकदम सही बता रहे थे। उसका 2 चीज़ मेरे हिसाब से कंप्लीट फायदा है। एक तो है कि ये ट्रांसपेरेंसी है, जो वोटर है उसका एक राइट, अधिकार बनता है, औचित्य भी बनता है कि भाई वो कैंडिडेट को अच्छी तरह जाने, नहीं तो कैसे वोट देगा, कि कैसे कैंडिडेट को मैं वोट दे रहा हूं। दूसरी बात है जो आपका रिपोर्टर ने कहा कि एक पार्टी का एक इंटरनल डिसिप्लिन आएगा कि भाई मैं इसे कैसे कैंडिडेट दूंगा, क्योंकि लोग तो सब जान लेंगे। और पहले ही ये तीनों एफिडेविट का, चाहे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इफ एनी, और प्रॉपर्टी रिलेटेड जिसको भी और भी तंदुरुस्त किया गया है, उसका फॉरेन कनेक्शन, लास्ट आईटी रिटर्न्स, फैमिली का सारे जो उसका आमदनी है सब कुछ का ब्यौरा, और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तीनों जो एफिडेविट का ओरिजिनल पर्पस तो था ही ट्रांसपेरेंसी, बल्कि उसको कैसे पब्लिकली डिसेमिनेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको बाहर को दे दिया जाएगा कि लोग जाने। कभी कभी मैं देखा हूं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया उसको बहुत अच्छी तरह उसमें स्टोरी बनाते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं कि भाई देखो तुम्हारा कैंडिडेट ऐसा है। और इस लाइन में इस बार इस जो ट्रांसपेरेंसी और कैंडिडेट के ऊपर थोड़ी सी जो दबाव है, पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक कैंडिडेट सिलेक्ट करो, मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और ट्रांसपेरेंसी होगा, और उसी से पूरा इलेक्शन की जो इसमें जो क्वालिटी निकलता है, जो एथिकल क्वालिटी निकलता है, वो क्वालिटी बहुत बेहतर होगा। क्योंकि पहले केवल सलाह मैं देखता था कि एक सुझाव के तौर पर होता था, इस बार ये भी कहा गया है कि आपका जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, इससे जोड़ दिया गया उसके साथ, यानी कि अब आपको लागू करना ही है। अभी गलत इन्फॉर्मेशन कभी होगी तो रद्द किया जाता है, वो तो पहले भी था। अगर एफिडेविट के हिसाब से, अगर पहले कई कैंडिडेट्स एफिडेविट नहीं जमा करते थे, चुनाव जीतने के बाद वो एफिडेविट कई बार सामने आता है, कंपल्सरी हो गया है और सारा कुछ हो गया है। मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए साहब, इलेक्शन कमीशन हमारे इतने वर्षों से इलेक्शन करवा रहे हैं, और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, मेरे देश में 2 लोगों का, 2 विभागों का सिर्फ ज़्यादा योगदान होता है, एक गृह मंत्रालय का और एक इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के इशारे पर सारे काम होते हैं, उनके जो वो चाहते हैं उसी तरह से उनको एक ढांचे में ढालकर हम लोग उस तरह से काम करते हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इतने सक्षम हैं कि बड़ी अच्छी तरह ये इलेक्शंस होंगे, और इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं, कोई बाधा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने लगातार साल दर साल जो इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें तरक्की हुई है, और जो संशय था, जो आशंकाएं होती थी, वो हर चुनाव में कुछ नए कदमों के साथ उनको दूर करने का प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किया है, ताकि मतदाता जो है उसके सामने विकल्प जो है वो बेहतर हो और लोकतंत्र मजबूत हो। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।